नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जीएस एकेडमी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस यूट्यूब चैनल पर हमने एक लॉकडाउन सीरीज चलाने का निर्णय लिया है और इस लॉकडाउन के समय में आप लोगों के समय का सही सदुपयोग करने के लिए हमने इस श्रृंखला को आप लोगों के लिए शुरू किया है। इस श्रृंखला के माध्यम से हम लगातार आप लोगों को लॉकडाउन के समय में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होते रहेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम इस लॉकडाउन सीरीज़ में इस सीरीज़ का पहला क्लास लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला हमने तैयार की है। तो आज हम पहला प्रश्न देखेंगे और इसमें कुल हमने 15 प्रश्नों को शामिल किया है और आप लोगों को ये बताते चलूं कि इसी सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा और इसके साथ साथ ही इसकी सभी के सभी 15 प्रश्नों की आंसर की भी आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आइए आज इस सीरीज़ का हम पहला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी फाइब्रोनेजन, ऑप्शन सी हिपेरिन, ऑप्शन डी प्रोथ्रोम्बिन। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि क्या सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हेपेरिन। तो आप सभी को बता दूं कि हम क्या इसमें बात कर रहे हैं, यानी कि बात कर रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग की। तो ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पर बात की जा रही है कि ब्लड क्लॉटिंग किसकी उपस्थिति में नहीं होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग आपकी बॉडी के अंदर की बात की जा रही है कि मनुष्य के बॉडी के अंदर जो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है वो किसकी वजह से? हेपेरिन की वजह से। अगर बात करी जाए कि व्यक्ति के बॉडी के बाहर जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है? बहुत आसान सा सवाल, आसान सा जवाब होगा। वो सभी को पता होगा कि विटामिन के की उपस्थिति के कारण ही व्यक्ति में ब्लड की क्लॉटिंग होती है बॉडी के बाहर। तो जो अंदर बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है उसको नहीं कराने का जो काम करता है वो कौन? हेपेरिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। नवजात बच्चों को डीपीटी वैक्सीन किस बीमारी से बचाने के लिए दी जाती है? तो आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनिस। ऑप्शन ए है ये और ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, पोलियो। चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा, यानी कि नवजात बच्चों को जो डीपीटी वैक्सीन दी जाती है वो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनिस से बचाने के लिए दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को हमने कुछ डिस्क्रिप्टिव रूप में लिया है, यानी कि आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 हीमोफीलिया क्या है? तो आसान सा सवाल है, सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक बीमारी है, यानी कि आनुवांशिक डिजीज़ है। ठीक है। और इसमें होता क्या है? इसमें ब्लड, जो व्यक्ति के अंदर जो ब्लड होता है उस ब्लड में होती हैं प्लेटलेट्स और उन प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है और जब प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है तो व्यक्ति में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। यानी कि कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया होती है, अगर उस व्यक्ति को चोट लग जाए किसी तरीके से
तो जब उसका व्यक्ति का ब्लड बहने लगता है तो बहुत जल्दी उसके ब्लड को रोका नहीं जा सकता है, यानी कि ब्लड बॉडी के बाहर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, लगातार ऐसे व्यक्ति का ब्लड बहता रहता है, तो इसी को हीमोफीलिया बोला जाता है। ये सबसे पहले बीमारी कहाँ पर आई? तो ये सबसे पहले बीमारी जो है इंग्लैंड के महारानी की फैमिली में देखी गई, इसीलिए इसको क्या रॉयल डिजीज़ भी नाम दिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि रॉयल डिजीज़ किसे कहते हैं, तो हीमोफीलिया को ही रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, किडनी को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिका कौन सी है? तो यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए गुर्दे की धमनी, यकृत धमनी, और ऑप्शन सी है फुफ्फुसीय धमनी। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? सही जवाब होगा गुर्दे की धमनी, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वह अंग जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोजन के रूप में संग्रहित करता है। तो ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी लीवर। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा लीवर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी। हीमोग्लोबिन किसका? आरबीसी का। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा, जिसमें क्या है? रक्तचाप की दीवारों पर रक्त द्वारा दबाव डाला जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, आर्टरीज, यानी कि धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है या कितना होना चाहिए? इसको क्या बोलते हैं? इसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी बोला जाता है। तो मनुष्य का जो रक्तचाप है वो कितना होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता, यानी कि यूनिवर्सल डोनर है। यानी कि आपको ये बताना है कि वो कौन सा रक्त वर्ग है जो यूनिवर्सल डोनर होता है, जो सभी को ब्लड दे सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग लेते हैं और देखेंगे इसमें अंतरस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप इम्पोर्टेंट भी कर सकते हैं, बेहद इम्पोर्टेंट है। यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पित्त किसके द्वारा निर्मित होता है? यानी कि पित्त मतलब बाइल जूस। बाइल जूस किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो बाइल जूस निर्मित किया जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिवर यानी यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान लगभग 7.4। ऑप्शन नंबर 12 का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
बसा ऊतक में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, घरेलू मक्खी एक रोग फैलाती है, घरेलू मक्खी के द्वारा कौन सा रोग फैलाया जाता है? तो घरेलू मक्खी के द्वारा टाइफाइड नामक रोग फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? जबड़े लाक होना किस बीमारी का अंतिम चरण कहा जाता है? यानी कि जो व्यक्ति के जबड़े जिसमें लॉक हो जाते हैं, बुरी तरीके से जकड़ जाते हैं, वो किस बीमारी में, उस बीमारी का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि टिटनिस। हमने आप लोगों को बताया था पहले ही कि इन सभी प्रश्नों की आपको हम आंसर की भी देंगे। तो देखिए, ये है आंसर की, सभी के सभी 15 प्रश्नों की यहाँ पर हमने आंसर की भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। तो ये थे हमारे आज के बहुत बहुत महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसी के साथ आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ये वीडियो अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।